1990 के इंतखाबात शुरू हुए तो IGI के सरबराह नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पर 3 बड़े इल्जामात लगाए। बेनजीर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसलिए उन्हें वोट न दिए जाएं। पीपल्स पार्टी को वोट देना भारतीय बालादस्ती कबूल करना है और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ और उनके साथी करप्शन के इल्जामात विदा रहे थे, जिनमें कहा जाता कि बेनजीर भुट्टो मुल्क के अरबों रुपए लूट कर बाहर ले गई हैं। तारीख का पहिया देखिए कि ठीक 28 साल बाद घूमकर ऐसी जगह आया कि यही तीनों इल्जामात नवाज शरीफ पर भी पूरे धड़ल्ले से लगे। उन्नीस 1990 में बेनजीर भुट्टो खुद पर इल्जामात की सफाई देने के बजाय इस सारे मामले को पाक फौज और सदर पाकिस्तान की साजिश करार देती थी और ठीक यही दुहाई 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ के हिस्से में आई। जब बेनजीर को अदालत से रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने नारा लगाया कि सबसे बड़ा फैसला अवामी अदालत का होता है और वो सिर्फ अवामी अदालत के फैसले को मानती है। कौन जानता था कि 3 दहाइयों के बाद नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो के यही अल्फाज दोहरा रहे होंगे, लेकिन ये अल्फाज सुनने के लिए बेनजीर भुट्टो मौजूद नहीं होंगी। ये तारीख की ऐसी सितम ज़रीफी है जिसमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तारीख से हमने यही सीखा है कि तारीख से किसी ने कुछ नहीं सीखा। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। मैंने आईन के आर्टिकल 58(2) के तहत कौमी असेंबली तोड़ दी है। नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ हो गई है। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort. एक माली था जो बिलावल हाउस में 1988 में भर्ती हुआ। पीपल्स पार्टी हुकूमत को करप्शन और बदअमनी के इल्जामात लगाकर बरतरफ किया गया था, तो इस सिलसिले में बिलावल हाउस के कुछ मुलाजिम भी गिरफ्तार हुए। जब करप्शन इल्जामात में इन मुलाजमीन से तफ्तीश हो रही थी तो उनसे पूछगछ करने वाला एक खुफिया एजेंसी का ऑफिसर था और ये ऑफिसर कोई और नहीं, बिलावल हाउस का वही माली था जो 1988 से उनके लान की देखभाल कर रहा था। मुलाजमीन की गिरफ्तारी के कुछ अरसे बाद, लेकिन इलेक्शन से कुछ पहले 11 अक्टूबर 1990 को उन्नड़ केस में आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके करीबी साथी हुसैन उन्नड़ को वादा माफ गवाह बनाया गया। उन्नड़ केस तारीख में एक मशहूर केस है। इसमें आसिफ जरदारी पर इल्जाम था कि उन्होंने लंदन पलट एक शख्स मुर्तजा बुखारी की टांग से बम बांधकर 3 करोड़ रुपए हथिया लिए हैं। इस केस की गूंज तो बहुत हुई, लेकिन ये केस कहीं साबित ना हो सका। इस केस में वाहिद सबूत सिर्फ मुर्तजा बुखारी की अखबारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसका वाहिद वादा माफ गवाह हुसैन उन्नड़ था, जो पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में दौरान गिरफ्तारी अस्पताल में जान की बाजी हार गया। यूं उन्नड़ केस का कजिया कभी हल ना हो सका, लेकिन ये इल्जाम आसिफ जरदारी की शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। मैं फर्स्ट टाइम उस शख्स को मिला और प्रेस की मौजूदगी में मैं उसको मिला और उसने ये सारी कहानी सुनाई। उसने फिर हंगामा शामा किया, अखबारों में खबरें छप गईं, नेशनल प्रेस में हर जगह रिपोर्ट हुआ। तो उसने फिर उसको इन्होंने बकौल उसके जरदारी साहब ने कहा कि तुम 50 लाख रुपया लो और वापस चले जाओ। उसने कहा जी मैं 2.5 करोड़ रुपया लाया था, मुझे पूरी रकम वापस चाहिए, मैं तो कोई नेक काम के लिए लाया था, तो मैं 50 लाख लेके क्यों चला जाऊँ। उन्होंने कहा फिर तू भी नहीं वापस जाएगा, रकम तो तुझे वैसे भी नहीं मिलनी, तो जान बचाओ और भागो। तो वो फिर आखिरी बेचारा जान बचा के भाग गया। ये थी कहानी। ब्यूरोक्रेट सदर गुलाम इसाक खान ने चूंकि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को संगीन इल्जामात के तहत बरतरफ किया था, इसलिए वो ये बात यकीनी बनाना चाहते थे कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में किसी तरह वापस ना आने पाए, क्योंकि अगर बेनजीर भुट्टो दोबारा मुंतखब हो जाती तो इससे तासुर मिलता कि असेंबलियां तोड़ने का फैसला गलत था और लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से ज्यादातर मुतमईन हैं। सदर गुलाम इसाक खान ने पीपल्स पार्टी की वापसी रोकने के लिए कई इक़दामात किए, जिनमें से 2 बहुत अहम थे। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि निगरान हुकूमत इस तरह तश्कील दी कि तमाम अहम पोजीशंस पर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ और IGI के हामी ओहदेदार बराजमान हो गए।
सबसे अहम और बड़े ओहदे यानी निगरान वजीर आजम की जगह उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली IJI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई को तैनात कर दिया। याद रखें, गुलाम मुस्तफा जतोई माजी में बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी थे और इस इलेक्शन में भी वो निगरान के बाद वजीर आजम बनना चाहते थे। फिर बेनजीर के सिंध में सबसे बड़े हरीफ जाम सादिक को निगरान वजीर आला सिंध बना दिया गया। हालांकि वो उस वक्त सूबाई असम्बली से खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे और सिंध की वजारत आला के भी उम्मीदवार थे। और तो और गुलाम इसाक खान ने अपने दामाद इरफानुल्लाह मरवत को भी वजीर दाखिला सिंध बनवा दिया और यूं अपने तय उन्होंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए स्टेज तैयार कर दिया। गुलाम मुस्तफा जतोई ने निगरान वजीर आजम बनते ही एहतसाब का नारा लगाया और खुसूसी अदालतें बनाकर पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान बेनजीर और उनके शोहर आसिफ जरदारी पर करप्शन के मुकदमात कायम कर दिए। एक तरफ यही निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमे बना रही थी, दूसरी तरफ यही लोग IJI के जलसों में स्टेज पर खड़े होते और तकरीरें करते और कहते कि किसी सूरत बेनजीर को इख्तिदार में वापस नहीं आने देंगे। यह सब कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सदर गुलाम इसाक खान ने दूसरा काम यह किया कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग को IJI की हर तरह से मदद करने का हुक्म दिया। जनरल असलम बेग कई बार इस बात का खुलकर एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो वजाहत पेश करते हैं कि ऐसा उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसाक खान के कहने पर किया था। कई साल बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान केस का फैसला सुनाया, जिसमें यह साबित हुआ कि IJI के सियासतदानों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 14 करोड़ रुपए तकसीम किए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें जो मेरा मौक़िफ़ था, जो आइन और कानून के मुताबिक है, मैंने ये कहा कि ये लॉफुल कमांड था एक लॉफुल अथॉरिटी के हाथों गुलाम इसाक साहब में, और जब एक लॉफुल कमांड हो तो वो जुर्म नहीं होता। तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए बताते चलें कि जब इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो गुलाम इसाक खान दुनिया में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका मौक़िफ़ मुकदमे के बाद सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से IJI को रकम तकसीम करने के मजीद सबूत भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक का सबूत देखिए, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चंद लाख रुपए मिले जो उन्होंने फाटा में IJI के एक उम्मीदवार को खुद पहुंचाए। दूसरा सबूत खुद नवाज शरीफ की जुबान से निकला, जिसके गवाह सीनियर सहाफी आरिफ निजामी हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक अताउल्ला कासमी के घर के दफ्तर में कुछ जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की थी लंच पे। उस वक्त की बात है जबकि वो वज़ीर आज़म नहीं थे, ऑपोजिशन में थे और बहरान गेट का केस चल रहा था। तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि बहरान गेट में सबको पैसे मिले थे और मुझे भी मिले थे। पाकिस्तान में चूंकि ज़ियाउल हक के तवील मार्शाला के बाद पहली हुकूमत सिर्फ 20 माह बाद बरतरफ कर दी गई थी, इसलिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश थी कि न जाने इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आर्मी हाउस से लेकर व्हाइट हाउस तक ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि इंतखाबात मुलतवी करने और मार्शाला लगाने की प्लानिंग हो रही है। इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाबरा शरीफ को अखबारात ने यह बयान तक देना पड़ा कि अल्लाह करे इंतखाबात वक्त पर हो जाएं। तमाम अंदेशों के बावजूद इंतखाबात वक्त पर हुए और IJI वाज़िया तौर पर जीत गई। बेनजीर भुट्टो ने इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया, लेकिन गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने पहली रिपोर्ट में इंतखाबात को शफाफ करार दिया। ताहम बाद में असगर खान केस से यह बात साबित हो गई कि 1990 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। IJI की जीत के बाद निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई अब असल वजीर आजम बनना चाहते थे,
साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो भी वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार थे, लेकिन IGI के इजलास में नवाज शरीफ का नाम फाइनल कर लिया गया। यूं 7 नवंबर 1990 के दिन नवाज शरीफ ने वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ उठा लिया। इस तकरीब में 1000 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने इस इजलास का बाइकॉट किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था, और ये पाकिस्तान के कम उम्र तरीन मर्द वज़ीर-ए-आज़म थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 41 साल थी। और यूं नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ का वो ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने भुट्टो दौर में उस वक्त देखा था जब उनकी इंडस्ट्रीज को सरकारी तहवील में ले लिया गया था। नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो कराची और हैदराबाद में रोजाना लाशें गिर रही थी। अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर जंग का माहौल था। पाकिस्तान की मुईशत इतनी तबाह हाल थी कि अलाइड बैंक जो उस वक्त सरकारी तहवील में था 22 अरब रुपए के खसारे में था। सीमेंट इंडस्ट्री भी सरकारी तहवील में और करप्शन की आमाजगाह बन चुकी थी। लेकिन नवाज शरीफ ने इन सारे मसाइल से निपटने के साथ दुनिया के एक ऐसे हिस्से में भी काम किया जहां लाखों साल से बर्फ की हुकूमत है। जी हां, अंटार्कटिका में नवाज शरीफ ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो बहुत कम पाकिस्तानियों के इल्म में है। यह मंसूबा पाकिस्तान की अहम कामयाबी था। अनगिनत जमानों से बर्फ में ढके समंदर के किनारे पर और दुनिया के आखिरी कोने में पाकिस्तान को क्या एजाज हासिल हुआ? नवाज शरीफ ने अरबों रुपए की खसारे में डूबी मुईशत से कैसे मुकाबला किया? ये सब आपको अगली किस्त में दिखाएंगे।